Hello and welcome back to chemistry classes. Myself Rajesh Bijarnia and you are watching our favorite channel RK Explains. तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सा एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एल्डिहाइड व कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बिल्कुल तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड का जब भी किसी ऑक्सीकारक की सहायता से ऑक्सीकरण किया जाता है तो समान कार्बन संख्या वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें आप, एल्डिहाइड का संरचना सूत्र है ये, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और सीधे इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये ऑक्सीकारक द्वारा प्रदत्त जो ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड में जुड़ जाती है और एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ने से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। और हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 इस तरह के जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं इनसे तो ऑक्सीकृत होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं उनसे भी एल्डिहाइडों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। और क्योंकि एल्डिहाइडों का आसानी से ऑक्सीकरण होता है अतः ये प्रबल अपचायक हैं। प्रबल अपचायक। तो यहाँ पर जो मूल अंतर है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन इनकी सहायता से ऑक्सीकरण करवाया जा सकता है, जबकि कीटोन का इन दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण नहीं करवाया जा सकता। बस यही जो एल्डिहाइडों की विशेषता है वो इनकी पहचान में, इनके आइडेंटिफिकेशन में महत्वपूर्ण है। यानी इन अभिक्रियाओं की सहायता से हम एल्डिहाइडों को कीटोनों से अलग पहचान सकते हैं। और इन परीक्षणों में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टोलेन परीक्षण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है और एल्डिहाइडों के परीक्षण के लिए ज़्यादातर काम में लिया जाता है। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। जब AgNO3 को NaOH में घोलते हैं तो Ag2O का अवक्षेप बनता है, फिर उसको NH4OH में घोलकर टोलेन अभिकर्मक तैयार कर लेते हैं। जब भी किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो उस टोलेन अभिकर्मक में मौजूद ये जो संकुल आयन हैं वो इस क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइड के साथ क्रिया करते हैं और इसे बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन टोलेन अभिकर्मक में मौजूद यहाँ पर जो Ag+ आयन है वो Ag+ आयन देखिए यहाँ पर Ag में बदल गया, यानी इसका यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। एल्डिहाइड यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। और जैसे ही ये Ag बनता है, जिस टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया हो रही है उसकी दीवार पर Ag जमा हो जाता है, सिल्वर जमा हो जाती है और वह बिल्कुल दर्पण की तरह चमकता हुआ नजर आता है। इसीलिए इसको सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण सिल्वर मिरर कहा जाता है। तो अगर किसी एल्डिहाइड को हम टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो रजत दर्पण का निर्माण होता है, और ये रजत दर्पण का निर्माण होना ही एल्डिहाइड के होने की पुष्टि करता है। ये एल्डिहाइड का परीक्षण है। क्योंकि इसमें रजत दर्पण का निर्माण होता है इसलिए ये जो टोलेन परीक्षण है उसे रजत दर्पण परीक्षण सिल्वर मिरर टेस्ट भी
कहा जाता है। इसकी ये इक्वेशन नोट कर लें अच्छे से, यहाँ पर ये Ag है, सिल्वर मिरर। इसके बाद एल्डिहाइडों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है, वह है फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण के लिए हमें फेलिंग विलेन की आवश्यकता होती है, जो कि दो घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। यहां पर दो घटक हैं, फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी। तो कौन से यौगिकों से ये दोनों घटक मिलकर बने हुए हैं, इनकी जानकारी ले लेते हैं अपन फटाफट। पहला घटक इसका हो जाएगा फेलिंग विलेन ए, और फेलिंग विलेन ए वास्तव में कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन, और ये आपको पता है कि हल्के नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन। दूसरा घटक जो इसमें उपस्थित होता है वो होता है फेलिंग विलेन बी, और फेलिंग विलेन बी वास्तव में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल लवण भी कहा जाता है, रोसेल साल्ट। वह NaOH का जलीय विलेन है। यानी फेलिंग विलेन जो बी है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोसेल लवण, वह NaOH का जलीय विलेन है, उसको कहेंगे फेलिंग विलेन बी। जब भी हमें फेलिंग विलेन बनाना हो तो अभिक्रिया के समय इन दोनों को मिक्स किया जाता है, फेलिंग विलेन ए प्लस फेलिंग विलेन बी। और जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं, ये दूसरे वाला जो घटक है ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और ये हल्के नीले रंग का, हल्का नीला होता है। जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं, फेलिंग विलेन ए में फेलिंग विलेन बी मिलाया जाता है, तो गहरे नीले रंग का विलेन बनता है। गहरे नीले रंग का विलेन बनता है, और ये जो गहरे नीले रंग का विलेन बनता है, इसी का नाम है फेलिंग विलेन। जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें जो मौजूद आयन है Cu2+ व OH-, ये इसके साथ क्रिया करते हैं। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और Cu2+ आयनों को Cu2O में अपचयित कर देते हैं। अब अपचयन हुआ है क्या, इस बात को कैसे देखें हम, तो बड़ा आसान है इसको देखना। यहाँ Cu2+ है, यहाँ पर Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें Cu की ऑक्सीकरण अवस्था यदि देखें तो इसमें Cu की ऑक्सीकरण अवस्था है Cu+, यहाँ Cu2+ है, जबकि यहाँ पर क्या है, Cu+ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया के दौरान Cu2+ में जुड़ा है, और किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर Cu2+ आयनों का Cu+ में अपचयन हुआ है, उसी के फलस्वरूप क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O बना है। तो पहचान परीक्षण कैसे होगी, हमें कैसे पता लगेगा, तो जैसे ही एल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं तो इससे ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। लाल भूरा अवक्षेप बनता है इससे, रेडिश ब्राउन। तो लाल भूरा अवक्षेप बनना इस बात का प्रमाण है कि हमारे द्वारा लिया गया कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड है। तो ये फेलिंग परीक्षण कहलाता है। इसकी ये जो संतुलित समीकरण है वो अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें आप। इस प्रकार फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर लाल भूरे अवक्षेप का बनना एल्डिहाइडों की पहचान है। इसी प्रकार से एक और परीक्षण इनका है बेनेडिक्ट परीक्षण।
इसके लिए एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट विलेन के साथ गर्म किया जाता है। तो बेनेडिक्ट विलेन में मौजूद जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो जब एल्डिहाइड के साथ क्रिया करते हैं तो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं और खुद क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाते हैं। और सेम वही कलर जो पिछले हमने फेलिंग परीक्षण में देखा था, सेम वही लाल भूरा रेडिश ब्राउन कलर का अवक्षेप इस बेनेडिक्ट परीक्षण में भी हमें प्राप्त होता है। ये इसकी संतुलित समीकरण है। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण की इसी श्रृंखला में एक विशेष प्रकार का ऑक्सीकरण और है एल्डिहाइडों का, वह है बेर विलिगर ऑक्सीकरण। पर अम्लों की सहायता से जो ऑक्सीकरण किया जाता है वो बेर विलिगर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर अभिक्रिया, ये एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, यहाँ पर RCOOH। सामान्यतः जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो संरचना सूत्र होता है हम सभी जानते हैं, वो होता है RCOOH। और इसमें आप देख रहे हैं एक अतिरिक्त ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो जिन अम्लों में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है उन्हीं को कहा जाता है पर अम्ल। जैसे पर बेंजोइक अम्ल, यानी बेंजोइक अम्ल में एक ऑक्सीजन अतिरिक्त जुड़ी हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा, ये जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है इन पर अम्लों के पास, ये अपनी इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एल्डिहाइड को दे देते हैं। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और खुद ऑक्सीजन त्याग कर अपचयित हो जाते हैं। इनको अलग अलग पहचान सकें इसके लिए यहाँ पर R- लिया है हमने, ताकि हमें अलग अलग पता लग जाए कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एल्डिहाइड पर अम्लों द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में एल्डिहाइडों के परीक्षण के लिए एक और अभिक्रिया का यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे और वो है सिफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, या जिसको आप कह सकते हैं सिफ परीक्षण। तो सिफ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइडों की जो अभिक्रिया है वो भी इसकी पहचान में प्रयुक्त की जाती है। अब सिफ अभिकर्मक क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है अपने को। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का। जब उसमें से SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, SO2, तो SO2 गैस प्रवाहित करने से इसका जो गुलाबी रंग है वो चला जाता है और ये कलरलेस हो जाता है। जब ये कलरलेस हो जाता है उस समय इसको बोलते हैं सिफ अभिकर्मक। यदि एल्डिहाइड को सिफ अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाए तो उसका गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, रीअपियर हो जाता है। यही सिफ परीक्षण कहलाता है और ये भी एल्डिहाइडों की पहचान में प्रयुक्त होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड और कीटोनों के ऑक्सीकरण में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है, उनकी पहले चर्चा करते हैं। पहला तो यह है कि एल्डिहाइड हमने देखा था सरलता से ऑक्सीकृत होते हैं, जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं उनसे भी उनका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है। इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 इनकी आवश्यकता होती है। दूसरा फर्क, एल्डिहाइडों में हमने देखा था कि ऑक्सीकरण होता है तो समान कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, जबकि कीटोन का जब ऑक्सीकरण होगा तो उसमें हमेशा कीटोन की तुलना में कम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इस ऑक्सीकरण के समय जो कार्बन श्रृंखला है वो बीच में से टूट जाती है, उसका विदलन होता है। ये कीटोन के ऑक्सीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे सरलतम जो कीटोन है एसीटोन, उसको लेकर हम देख रहे हैं।
तो जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं KMnO4, K2Cr2O7, उनमें से कोई सा भी ले लिया, एसीटोन का जो ऑक्सीकरण किया तो ये कार्बन श्रृंखला बीच में से टूट गई। देखिए आप 3 कार्बन है इसमें, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है वो 2 कार्बन वाला है। इसका मतलब कार्बन श्रृंखला टूटी है, एक कार्बन अलग हुआ है, और अलग होने वाला कार्बन, क्योंकि अब एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, वो बहुत कम स्थायी होता है, तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कीटोन के ऑक्सीकरण की सबसे प्रमुख बात है कि कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है, और उनकी सहायता से जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन श्रृंखला बीच में से टूट जाती है और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां से टूटेगी कार्बन श्रृंखला, कितने कितने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी? ये जानने के लिए यहां पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और वो है पोपोफ नियम, पोपोफ रूल। ये रूल जो है इसकी आवश्यकता कब पड़ती है कि जब असममित कीटोन है हमारे पास। आप जानते हैं असममित कीटोन वो है जिसमें कीटो समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह का आकार अलग अलग होता है, एल्किल समूह असमान होते हैं, तो उसका ऑक्सीकरण होते समय कार्बन श्रृंखला कहां से टूटेगी, इस बात को जानने के लिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम क्या कहता है? असममित कीटोन के ऑक्सीकरण के समय कीटो समूह सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा, यानी कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से ब्रेक होगी कि उसका जो कीटो समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा हमेशा। इस बात को इस एग्जाम्पल की द्वारा बड़े आराम से समझा जा सकता है। यहां पर ये एग्जाम्पल अपने सामने लिखा हुआ है, देखिए। अब इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं अपन कीटोन का। अब असममित कीटोन है ये। क्यों है असममित कीटोन? क्योंकि इसमें देखिए कीटो समूह के एक तरफ तो 1 कार्बन वाला एल्किल समूह है, दूसरी तरफ 3 कार्बन वाला एल्किल समूह है। पोपोफ नियम कहता है कि श्रृंखला इस प्रकार से टूटेगी कि जो कीटो समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। तो छोटा एल्किल समूह तो ये है, इसके साथ जाएगा, इसका मतलब कार्बन श्रृंखला यहां से टूटेगी। तो यहां से टूटेगी तो एक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा उसमें तो 2 कार्बन हो गए, तो ये 2 कार्बन वाला बन गया। इस तरफ का जो पार्ट है इसका, इस तरफ का जो हिस्सा है उसमें 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो इस तरह से 2 और 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण हमें इसमें प्राप्त हो गया। इसके बाद कीटोनों का एक और ऑक्सीकरण जो हमने एल्डिहाइड में भी देखा था, बेर विलिगर ऑक्सीकरण, जिसमें पर अम्ल काम में लिए जाते हैं। एल्डिहाइड में तो आपको ध्यान में होगा हमने पढ़ा था कि पर अम्ल द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से ऑक्सीकरण यहां पर अम्लों द्वारा कीटोनों का भी होता है, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद है उसकी प्रकृति में अंतर आएगा। कीटोन की संरचना देखिए RCOR। अब इसमें पर अम्ल का रोल वही है जो हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। पर अम्ल अपना जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है वो इस कीटोन को दे देगा, और जैसे ही वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ेगी तो इससे प्राप्त हो जाएगा एस्टर। देखिए आप RCO, और ये ऑक्सीजन जो पर अम्ल द्वारा दी गई है वो ऑक्सीजन जैसे ही इसमें जुड़ेगी तो ये बन गया RCOOR, और ये जो सामान्य सूत्र है वो किसका होता है? एस्टर का। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन त्यागने के बाद पर अम्ल है वो वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो बेर विलिगर ऑक्सीकरण है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? उसमें पर अम्ल तो दोनों जगह सेम पार्ट कर रहा है अपना, लेकिन फर्क क्या है कि एल्डिहाइड का अगर बेर विलिगर ऑक्सीकरण करते हैं तो वो पर अम्ल से ऑक्सीजन लेकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। कीटोन का अगर यही ऑक्सीकरण किया जाए तो वो पर अम्ल से ऑक्सीजन लेकर के एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कीटोनों के ऑक्सीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, और वो है मैथिल कीटोनों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन्स।
और इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया द्वारा महत्वपूर्ण यौगिक हेलोफॉर्म बनाए जाते हैं। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो रासायनिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका निर्माण इसी अभिक्रिया से होता है। क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म्स बनते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो मेथिल कीटोन, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीकरण में वे कीटोन भाग लेंगे जिनमें कीटो समूह के एक तरफ अनिवार्य रूप से मेथिल समूह है। देखो हमने लिखा RCOCH3, यानी एक तरफ तो मेथिल समूह होना ही होना चाहिए, दूसरी तरफ का एल्किल समूह कितने भी कार्बन वाला हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक तरफ मेथिल समूह का होना अनिवार्य है। अगर दोनों में से किसी भी तरफ मेथिल समूह नहीं है तो वो कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस ऑक्सीकरण में केवल और केवल मेथिल कीटोन भाग लेते हैं। मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण जब सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा किया जाता है, तो जो मेथिल कीटोन है वो एक कार्बन कम वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेगा। आप यहां पर कंपेयर करके देख सकते हैं RCOCH3, तो RCOONA यहां पर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कार्बन निकल रहा है उसमें से। और ये जो मेथिल समूह वाला कार्बन है, ये जो मेथिल समूह है, ये मेथिल समूह ही यहां पर हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसीलिए केवल और केवल मेथिल कीटोन ही इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि इनका जो मेथिल समूह है वही तो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसका एक उदाहरण लेकर इस बात को समझते हैं अपन। जैसे एसीटोन ले लिया हमने, इसमें तो दोनों ही तरफ मेथिल समूह है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इसका ऑक्सीकरण करवाया हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट की सहायता से, तो वही तरीका अपना, एक कार्बन कम वाला, इसमें 3 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल उसका सोडियम लवण बन गया, और ये जो मेथिल समूह है ये कन्वर्ट हो गया हेलोफॉर्म में। क्योंकि यहां पर हाइपोक्लोराइट लिया था तो यहां पर बन गया क्लोरोफॉर्म। इस तरह से जब मेथिल कीटोनों का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इस अभिक्रिया की सहायता से महत्वपूर्ण यौगिक हेलोफॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इस अभिक्रिया से रिलेटेड जो 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखते हैं। एक विशेषता तो इस अभिक्रिया से रिलेटेड ये है कि ये जो ऑक्सीकरण है उससे कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो प्रभावित नहीं होगा, वो उत्पाद में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। नंबर 2 बात, यदि बिल्कुल इस बात को अपन शॉर्ट में देखें कि भाई कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, तो एक की पॉइंट यदि इसका हम पकड़ें तो मैं कहूँगा कि ये अभिक्रिया देते हैं 2 ऑन और 2 ऑल, यानी वे कीटोन देंगे इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जिनकी पोजीशन, कीटो समूह की पोजीशन दूसरे कार्बन पे है, 2 ऑन। जैसे इसको देख लें, आप इसको देख लें, क्योंकि एक तरफ अगर हमें मेथिल समूह लेना है तो निश्चित बात है कि एक तरफ मेथिल समूह लेंगे तो 2 नंबर पोजीशन पे ही आएगा कीटो समूह। तो 2 ऑन जो कीटोन होते हैं वो इस अभिक्रिया में भाग लेंगे, इस ऑक्सीकरण में भाग लेंगे। इसके अलावा 2 ऑल यानी जो सेकेंडरी एल्कोहल, वे सेकेंडरी एल्कोहल जिनमें OH समूह कार्बन नंबर 2 पे होता है, वो भी इस अभिक्रिया को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीकरण ही तो करवा रहे हैं अपन, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वो कीटोन में बदलते हैं। तो 2 ऑल का जब हम ऑक्सीकरण स्टार्ट करेंगे तो वो 2 ऑल है वो 2 ऑन में बदल जाएगा और फिर आगे वो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेता ही है। तो ये दोनों कैटेगरी के जो यौगिक हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसीलिए
ये जो अभिक्रिया है वो इन दोनों समूहों की पहचान में भी प्रयुक्त होती है। ये जो दोनों समूह हैं, ये समूह यानी कीटो समूह के एक तरफ मेथिल समूह, ये अगर उस यौगिक में मौजूद है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक इसी प्रकार से एल्कोहल की यदि मैं बात करूं तो एल्कोहल की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि वे एल्कोहल जिनमें ये वाला समूह होता है वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया आसानी से देते हैं। तो इसका सारांश जो मैंने लिखा था, ये 2 ऑन और ये 2 ऑल, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं। जनरली हमने कहा कि भी मैथिल कीटोन्स देते हैं इस अभिक्रिया को। एल्डिहाइड का अभी तक हमने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक एल्डिहाइड भी है ऐसा जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, और वो कौन सा है? एसिटेल्डिहाइड। तो यहां पर इसको आप कह सकते हैं एक्सेप्शन। एल्डिहाइडों में एक्सेप्शन इसका है एसिटेल्डिहाइड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसिटेल्डिहाइड में एक तरफ तो मेथिल समूह है ही, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होने से वो जो 2 ऑन वाली जो बात है उसको ये फॉलो कर पाता है, और इसलिए ये इसमें भाग लेता है। अब इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा, जैसे मान लीजिए प्रोपेनेल है तो उसमें तो CH2 और आगे एक कार्बन और जुड़ जाएगा, तो वो मेथिल समूह वाली शर्त है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ये कीटो समूह में एक तरफ मेथिल समूह होना जरूरी है, इसलिए केवल मात्र एसिटेल्डिहाइड एकमात्र ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भाग लेगा। और 1 डिग्री एल्कोहल में यहां पर हमने कहा था कि 2 डिग्री एल्कोहल भाग लेते हैं इसमें, 2 ऑल, लेकिन एक 1 डिग्री एल्कोहल भी ऐसा है। ये एक्सेप्शन है दोनों, ये एल्डिहाइड का, और ऐसे ही 1 डिग्री एल्कोहल में इसका एक्सेप्शन हो जाएगा एथेनॉल, क्योंकि आपको पता है कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो वो किस में बदल जाएगा? एसिटेल्डिहाइड में, और फिर एसिटेल्डिहाइड आगे उसमें भाग ले लेगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया सामान्यतः नहीं देते हैं, लेकिन एसिटेल्डिहाइड देता है। 1 डिग्री एल्कोहल सामान्यतः हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन एथेनॉल देता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसी प्रकार से आप पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।